नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिनके जिक्र के बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास ही अधूरा है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही जहन में बस एक ही शब्द गूंजता है, ही मैन। धर्मेंद्र। जी हाँ, धर्मेंद्र। एक ऐसा नाम जो क्या है ना 6 दशकों से ज्यादा समय से हमारी यादों का हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ही मैन की जो उपाधि है वो उनकी पूरी शख्सियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लेक्स है। और यही आज हमारी पड़ताल का मिशन है। हम सब धर्मेंद्र को एक एक्शन हीरो के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन असली कहानी ये है कि पंजाब के एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का वो पूरी पीढ़ी के लिए मर्दानगी की परिभाषा कैसे बन गया। और ये परिभाषा सिर्फ 6 पैक एब्स या एक्शन की नहीं थी। इसमें भावनाएं भी थीं, कॉमेडी भी थी और एक मासूमियत भी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये सब एक साथ कैसे किया। और देखिए, ये सिर्फ उनकी फिल्मों की गिनती करने वाली चर्चा नहीं होगी। हम उस विरोधाभास को, उस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें एक लेजेंड बनाया। अच्छा। वो शख्सियत जो पर्दे पर गुंडों की हड्डियां तोड़ सकती थी और अगले ही सीन में अपनी प्रेमिका के लिए आंसू भी बहा सकती थी। इसी विरोधाभास ने उन्हें दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा। बिल्कुल, शुरुआत से। हम जानते हैं कि उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव में हुआ, एक किसान परिवार में। कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं, कोई गॉडफादर नहीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्रोत बताते हैं कि बचपन में वो फिल्में देखने के लिए मीलों पैदल चलते थे। अरे वाह। हाँ, जरा उस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक बच्चा जो शायद पर्दे पर अशोक कुमार या दिलीप कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों को देख रहा है और सोच रहा है कि एक दिन उसे भी वहां होना है। ये सिर्फ शौक नहीं था, ये एक जुनून था। ये एक गहरी लगन थी। बिल्कुल। और इसी लगन ने उन्हें 1958 में मुंबई पहुंचा दिया, जब उन्होंने फिल्म फेयर का टैलेंट हंट जीता। लेकिन जीत के बाद का सफर आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। न ज्यादा पैसे, न सिर पर कोई हाथ, सिर्फ एक सपना। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उस दौर का जो बॉम्बे फिल्म उद्योग था वो आज से बहुत अलग था। तब सितारे ज्यादातर शहरी, पढ़े लिखे और एक खास किस्म की पॉलिश्ड इमेज रखते थे। और ऐसे में धर्मेंद्र वहां अपनी देसी सादगी और ईमानदारी के साथ पहुंचे। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि यही ईमानदारी और सादगी लोगों को भा गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो चीज उनकी कमजोरी मानी जा सकती थी, उनका छोटे शहर से आना, उनका वो देसी अंदाज, वही असल में उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया। बिल्कुल। उन्होंने किसी और की नकल करने की कोशिश नहीं की। वो जो थे वही पर्दे पर दिखे। जब उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में आई तो दर्शकों ने एक ऐसा हीरो देखा जिसकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक भोलापन था। ये उस समय के स्थापित सितारों से बिल्कुल अलग था। और यहीं से उनके करियर का पहला दौर शुरू हुआ। एक्शन हीरो बनने से बहुत पहले एक रोमांटिक हीरो का दौर। हाँ, फिल्मों जैसे बंदिनी, अनुपमा, सत्यकाम। बिल्कुल, आपने अनुपमा का जिक्र किया जो एक बेहतरीन उदाहरण है। उस फिल्म में उनका किरदार एक शर्मीले, कम बोलने वाले लेखक का है। उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, सिर्फ आंखों से अभिनय है। ये उनकी रेंज को दिखाता है। वो सिर्फ हैंडसम नहीं थे, वो एक संवेदनशील अभिनेता थे जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह सकते थे। तो ये उनकी ही मैन बनने की कहानी का एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर भुला दिया जाने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प बिंदु है। तो ही मैन की छवि बनने से पहले ही उन्होंने दर्शकों को ये दिखा दिया था कि उनके अंदर एक गहरा और भावुक कलाकार छिपा है। हाँ। फिर 70 का दशक आया और सब कुछ बदल गया। ये वो दौर था जिसे सही मायनों में धर्मेंद्र का युग कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। मतलब उन्होंने अपनी रोमांटिक छवि को छोड़ा नहीं, बल्कि उसमें एक्शन और कॉमेडी के रंग भी भर दिए। वो समझ गए थे कि दर्शक एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं। और उस पैकेज का सबसे बड़ा सबूत है 1975 की शोले। वीरू का किरदार वो आज भी केस स्टडी जैसा है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय सिनेमा में कोई दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसमें इतनी परतें हों। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वीरू के किरदार का अगर विश्लेषण करें तो मजा आ जाता है। एक तरफ वो बसंती से फ्लर्ट करने वाला एक मजाकिया आशिक है, दूसरी तरफ वो जय का एक वफादार दोस्त है जिसके लिए वो अपनी जान दे सकता है। और फिर
वो एक बेरहम एक्शन हीरो भी है जो गब्बर के आदमियों को धूल चटा देता है। एग्जैक्टली। और वो पानी की टंकी वाला सीन, हाँ, आइकॉनिक। वो तो भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार सीन्स में से एक है। एक एक्शन हीरो का इस तरह से अपनी कमजोरी, अपना मजाक उड़वाना, ये उस समय के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। सही कहा। इसलिए उन्हें ही मैन के साथ साथ ह्यूमन भी बना दिया। यही तो उनकी सफलता का राज है। उन्होंने मर्दानगी को फिर से परिभाषित किया। अच्छा। उन्होंने बताया कि एक असली मर्द वो नहीं जो सिर्फ लड़ना जानता है, बल्कि वो है जो हंस सकता है, रो सकता है, प्यार कर सकता है और दोस्ती निभा सकता है। शोले के अलावा चुपके तिपके को देखिए, जो इसी साल आई थी। कमाल की बात है, एक ही साल में शोले का वीरू और चुपके चुपके का प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी। एक जमीन तो दूसरा आसमान। चुपके चुपके में उनका कॉमिक टाइमिंग इतना सटीक है कि यकीन नहीं होता कि यही आदमी कुछ महीने पहले पर्दे पे एक्शन कर रहा था। और यही उनकी वर्सटालिटी है, उनकी बहुमुखी प्रतिभा। उन्होंने कभी खुद को एक इमेज में कैद नहीं होने दिया। जब लोग उन्हें एक्शन हीरो कहने लगे तो उन्होंने चुपके चुपके कर दी। जब लोग उन्हें रोमांटिक हीरो समझते थे तो उन्होंने धर्मवीर जैसी फिल्म कर डाली। उन्होंने हमेशा दर्शकों को चौंकाया। हमेशा। मुझे एक आंकड़ा मिला जो हैरान करने वाला है, 300 से ज्यादा फिल्में। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये कैसे मुमकिन है? आज के दौर में जहां एक एक्टर साल में 1 या 2 फिल्में करता है, वहां 300 फिल्में। क्या इसका असर कभी उनके काम की क्वालिटी पर नहीं पड़ा होगा? नहीं, ये सवाल तो बनता है। और ये सच है कि उनकी हर फिल्म क्लासिक नहीं थी, लेकिन ये आंकड़ा उनकी अविश्वसनीय वर्क एथिक और उस दौर की मांग को दिखाता था। वो इतनी लोकप्रिय थे कि हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी फिल्मों के बीच भी वो कुछ ऐसे किरदार निभा जाते थे जो हमेशा के लिए यादगार बन गए। उनकी निरंतरता कमाल की थी, बहुत ज्यादा। और इसी दौर में उन्हें ही मैन की उपाधि मिली। ये सिर्फ एक नाम था या इसके पीछे कोई खास वजह थी? नहीं, ये सिर्फ एक टैग नहीं था, ये उनकी शारीरिक क्षमता का प्रमाण था। अच्छा। ये वो दौर था जब सीजीआई या स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होते थे। जब धर्मेंद्र पर्दे पर किसी को मुक्का मारते थे तो दर्शकों को वाकई लगता था कि सामने वाले को चोट लगी है। वो एक असलियत दिखती थी। हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कच्चापन, एक असली ताकत दिखती थी। वो अपने स्टंट्स खुद करते थे, जिससे एक्शन सीन्स में एक विश्वसनीयता आती थी जो उस समय की किसी और हीरो में नहीं थी। वो बॉलीवुड के पहले फिजिकल सुपरस्टार थे। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, वो सिर्फ फिजिकल नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी इसी ताकत के साथ भावनाओं को जोड़ना था। बिल्कुल। जब वो एक एक्शन हीरो के तौर पर अपने चरम पर थे, तब भी वो शोले में दोस्त की मौत पर रोते हुए दिखते हैं या किसी और फिल्म में अपनी माँ के लिए भावुक हो जाते हैं। दर्शकों ने इस संयोजन को हाथों हाथ लिया। उन्हें एक ऐसा हीरो मिला जो उनकी रक्षा भी कर सकता था और उनका दर्द समझ भी सकता था। वो एक सेंसिटिव ही मैन थे और ये कॉम्बिनेशन आज भी दुर्लभ है। पर्दे की ये छवि तो समझ आती है, लेकिन पर्दे के पीछे का इंसान कैसा था? क्या उनकी निजी शख्सियत भी उनकी ऑन स्क्रीन छवि से मेल खाती थी? स्रोत बताते हैं कि पर्दे के बाहर वो और भी ज्यादा विनम्र, सादगी पसंद और भावुक इंसान हैं। इंडस्ट्री में उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है। क्या? जैसे दिखते हैं वैसे ही दिल से अच्छे हैं। अरे वाह! ये लाइन किसी एक्टर के लिए बहुत बड़ी तारीफ है, खासकर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां अक्सर छवियां बनावटी होती हैं। इसका मतलब है कि दर्शकों को जो पर्दे पर दिखता था वो असलियत के बहुत करीब था। हाँ। शायद यही वजह है कि लोगों ने उनसे इतना गहरा और लंबा रिश्ता महसूस किया। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो किसी नकली स्टार को देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनकी जो प्रामाणिकता है, उनकी जो ऑथेंटिसिटी है, वही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। यही वजह है कि उनका परिवार, चाहे वो सनी देओल हों, बॉबी देओल या हेमा मालिनी जी, इंडस्ट्री में इतने सम्मानित हैं। उस परिवार की जड़ों में वही सादगी और जमीन से जुड़ाव दिखता है जो धर्मेंद्र अपने साथ पंजाब से लेकर आए थे। उन्होंने अपने जीवन में फिल्मों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया। 2004 में वो लोकसभा सांसद भी बने। हाँ, राजनीति में भी आए। और फिर उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। और पद्म भूषण सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये इस बात की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं,
एक कल्चरल आइकॉन। ये उनके 6 दशकों के योगदान को सलाम है। सही बात है। जिसने न सिर्फ सिनेमा को समृद्धि किया बल्कि समाज पर भी एक गहरा असर डाला। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो भारतीय मानस का एक हिस्सा बन गए। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो उनकी विरासत क्या है? उन्हें किस तरह याद किया जाना चाहिए? उनकी विरासत ये है कि वो एक कंप्लीट मैन का विचार पर्दे पे लेकर आए। कंप्लीट मैन। हाँ, एक ऐसा हीरो जो मजबूत भी है और नर्म भी। हाँ। जो हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है, का शहंशाह बन सकता है और फिर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। बिल्कुल। वो एक कलाकार, एक एक्शन स्टार, एक रोमांटिक हीरो और एक पारिवारिक इंसान का एक अनूठा मिश्रण है। क्या खूबसूरती से आपने इसे समझाया। पंजाब के एक गांव से शुरू हुआ एक सफर जो भारतीय सिनेमा के सदाबहार सुपरस्टार बनने तक पहुंचा। ये कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि जुनून, मेहनत और अपनी असलियत को कभी न छोड़ने की है। बिल्कुल। और ये हमें आज के दौर के बारे में एक जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हमने आज ये समझने की कोशिश की कि धर्मेंद्र ने एक्शन, कॉमेडी और रोमांस जैसी अलग-अलग शैलियों में महारत कैसे हासिल की और एक ऑलराउंडर सुपरस्टार बने। अब सोचिए, आज के दौर में जब अभिनेता अक्सर किसी एक विशेष शैली में ही स्पेशलाइज करते हैं। हाँ, कोई सिर्फ एक्शन स्टार है, कोई इंडी फिल्मों का चेहरा है, कोई सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी करता है। तो क्या आज किसी एक सितारे के लिए इतनी विविध शैलियों में समान रूप से सफल होना और हर भूमिका में दर्शकों का दिल जीतना संभव है? क्या धर्मेंद्र जैसे ऑलराउंडर सुपरस्टार का युग अब हमेशा के लिए अतीत की बात हो गया है?